अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। आज का हमारा चैप्टर नंबर 14 का सेकेंड टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो टॉपिक को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि टॉपिक के नाम ही से हमने बेसिकली समझना है कि हम डिस्कस किस बात को करने जा रहे हैं, किस टर्म को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर का क्या मतलब है? ऐसा कंडक्टर जिसमें जो करंट कैरी करता है, यानी जिसमें से करंट पास कर रहा है। दूसरी बात है कि उसको कहाँ पर है, वो लोकेशन क्या है? इनर। कहाँ पर? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, ऐसा कंडक्टर जिसमें से करंट पास कर रहा हो, उसको हमने प्लेस करना है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करना है जो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अब मैग्नेटिक फील्ड के यूनिफॉर्म होने का क्या मतलब है? मैग्नेटिक फील्ड के यूनिफॉर्म होने का ये मतलब है कि थ्रू आउट द स्पेस स्ट्रेंथ चेंज ना हो, यानी कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड वीक या कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग ना हो। हर थ्रू आउट द फील्ड, पूरी फील्ड में उसकी स्ट्रेंथ क्या रहे? सेम रहे। लाइन ऑफ फोर्स सेम रहे, स्ट्रेंथ सेम रहे, तो वो फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो होता क्या है कि उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है, और उस फोर्स का याद रखिएगा, उस फोर्स को हम नाम देते हैं किसका? मैकेनिकल फोर्स का। इस फोर्स का नाम देते हैं स्टूडेंट्स, मैकेनिकल फोर्स का नाम देते हैं उसको। या डिफ्लेक्टिंग फोर्स का नाम देते हैं। तो जब भी किसी आप करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो क्या होगा? उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक फोर्स एक्ट करेगी जिसको हम मैकेनिकल फोर्स या डिफ्लेक्टिंग फोर्स का नाम देते हैं। अच्छा, अब ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह क्या है? इसका रीज़न क्या है? इसकी वजह ये, इसका रीज़न ये है कि एक तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, यानी आपने किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया उस कंडक्टर को। दूसरा, वो करंट कैरिंग था। अब करंट कैरिंग होने की वजह से उसकी सराउंडिंग में, यानी उसमें से करंट पास कर रहा है, तो ये पिछले टॉपिक में हम बात कर चुके हैं कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो उसकी सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस हो जाती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड वो थी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जो आपने किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की वजह से अप्लाई की हुई, जिसके अंदर आपने करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा है। और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई, प्रोड्यूस हुई, इस वजह से उस कंडक्टर में से करंट पास करने की वजह। तो याद रखिएगा, जब भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देंगे, या दो मैग्नेटिक फील्ड्स, आसान अल्फाज में दो मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी, तो क्या होगा? एक फोर्स एक्ट करेगी। और वो फोर्स कौन सी फोर्स होगी? उस फोर्स का नाम हम क्या रखेंगे? मैकेनिकल फोर्स या डिफ्लेक्टिंग फोर्स। मैकेनिकल फोर्स या डिफ्लेक्टिंग फोर्स क्यों नाम रखेंगे? इसलिए क्योंकि वो उस करंट कैरिंग कंडक्टर को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देगी। क्या करेगी? उस करंट कैरिंग कंडक्टर को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देगी। अच्छा, अब जैसे आप सिंपल एक इसकी एग्जांपल भी ले सकते हैं डेली लाइफ। दो मैग्नेट्स को आप एक दूसरे के करीब लेकर आएँ, उनके नॉर्थ पोल को आप एक दूसरे के करीब लेकर आएँ, या दोनों साउथ पोल को आप एक दूसरे के करीब लेकर आएँ, तो क्या होगा मुझे बताइए? आपने किया क्या कि एक फील्ड को दूसरी फील्ड के अंदर लेकर आए, यानी दो फील्ड्स को आपने इंटरेक्ट करवा दिए एक दूसरे के साथ। तो जब फील्ड इंटरेक्ट करेंगी, तो मैंने सेम पोल्स की एग्जांपल दी है, दोनों नॉर्थ हो या दोनों साउथ हो, तो क्या करेंगे? वो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। यानी एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट, दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो फोर्स एक्ट होगी तो रिपेल करेंगे ना। तो ये कौन सी फोर्स है? ये वही डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। लेकिन इस डिफ्लेक्टिंग फोर्स या मैकेनिकल फोर्स को हम एक खास टर्म का नाम दे रहे हैं इस टॉपिक के हवाले से। उस मैग्नेट की
एग्जाम्पल्स के तौर पर जो हमने अभी एग्जाम्पल डिस्कस किया उसमें हम उसको मैग्नेटिक फोर्स के नाम देते हैं, लेकिन चूंकि ये दूसरी फील्ड किसी मैग्नेट की वजह से प्रोड्यूस नहीं हुई, डिफ्लेक्ट तो उन्होंने भी किया और ये भी डिफ्लेक्ट करेगी। एग्जाम्पल क्यों बताइए कि फील्ड के साथ फील्ड इंटरेक्ट करेगी तो एक फोर्स एक्ट करेगी जो कि डिफ्लेक्ट करवाएगी मैग्नेट को, ठीक है। तो इसी तरह ये एक सेटअप आपके सामने नज़र आ रहा है आपको, इसमें ये रेल्स हैं दो, ये दो रेल्स हैं, इसके ऊपर ये कंडक्टर, ये करंट कैरिंग वायर है कंडक्टर, ये इसके ऊपर मूव कर सकता है, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर सकता है। और बी एरो हेड आपको शो किया भाई ये आउट ऑफ द प्लेन है, यानी करंट डायरेक्शन और फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे पर क्या एंगल बना रही है, राइट एंगल बना रही है, परपेंडिकुलर हैं दोनों। तो फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, अलोंग वाई एक्सिस करंट की डायरेक्शन है अलोंग एक्स एक्सिस, ये दोनों एक दूसरे पर राइट एंगल बना रही है। ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है कि फील्ड मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम डिफ्लेक्टिंग फोर्स या मैक्सिमम मैकेनिकल फोर्स हासिल करने के लिए ये कंडीशन ज़रूरी है कि ये दोनों राइट एंगल पर होने चाहिए। अच्छा, अब जैसे ही आप इसमें से करंट पास करवाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करेगा, इस रेल्स के ऊपर मूव करेगा। उस फोर्स की डायरेक्शन भी मेंशन की हुई है, वो किधर होगी, लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी राइट की तरफ रेल के ऊपर ये मूव करना शुरू कर देगा। क्यों मूव किया, फील्ड एक ऑलरेडी थी, करंट पास करने से एक और फील्ड जनरेट होगी, उन्होंने इस कंडक्टर को डिफ्लेक्ट करवाकर लेफ्ट से राइट की तरफ ले गए, ये डिफ्लेक्टिंग फोर्सेस में प्रोड्यूस होगी। अब वो हम अंदाज़ा किससे लगा सकते हैं इसकी डायरेक्शन, यानी वो लेफ्ट से राइट की तरफ क्यों गई, राइट से लेफ्ट की तरफ क्यों नहीं गई, उसको हम इस रूल के जरिए डिस्कस कर सकते हैं। तो आपने अपने लेफ्ट हैंड को क्या करना है, स्ट्रेच करना है, और जो फील्ड है, ये जो फिंगर्स हैं आपकी वो पॉइंट कर रही हूँ किस डायरेक्शन में, फील्ड की डायरेक्शन में, यानी ऊपर की तरफ। आपका अंगूठा किसको पॉइंट कर रहा हो, आपका थंब किसको पॉइंट कर रहा हो, करंट की डायरेक्शन को। तो जो फोर्स है वो देखिए, आप राइट हैंड की आप फिंगर्स को स्ट्रेच करें, करंट की डायरेक्शन में थंब को लेकर आए तो फोर्स देखें किस तरह अफेक्ट कर रही होगी, यानी जो पाम है आपकी उसके ऊपर जो नॉर्मल है वो फोर्स की डायरेक्शन, वो किधर किस डायरेक्शन में है, वो राइट डायरेक्शन में, राइट की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है जी। तो अगर आप करंट डायरेक्शन पे रिवर्स कर दें तो वो फिर किधर मूव करेगा, वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। अच्छा, अब इस टॉपिक का अगला हिस्सा क्या है कि ये मैकेनिकल फोर्स किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहला फैक्टर क्या लिखा हुआ है कि ये मैकेनिकल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, साइन अल्फा के। अब साइन रेशियो क्यों यूज़ की गई है वो आगे जाकर बात करते हैं हम इस टॉपिक के अगले हिस्से में। साइन रेशियो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, साइन अल्फा के। अब साइन 90 आपको पता है किसके इक्वल होता है, 1 के, यानी मैक्सिमम होता है। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि ये मैक्सिमम फोर्स किस केस में हासिल होगी, जब फील्ड और करंट डायरेक्शन एक दूसरे पर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो अगर साइन 0 किसके इक्वल होता है, 0 के। साइन 90 किसके इक्वल होता है, 1, यानी मैक्सिमम के। तो जैसे जैसे साइन ऑफ अल्फा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैकेनिकल फोर्स भी बढ़ जाएगी और 90 डिग्री पर ये क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो साइन फोर्स, मैकेनिकल फोर्स साइन अल्फा की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसके बाद आ गया दूसरा फैक्टर जिस पर ये डिपेंड करती है, वो क्या है, करंट विच इज़ पासिंग थ्रू द कंडक्टर। अमाउंट ऑफ करंट जितनी ज़्यादा होगी, जाहिर है उतनी ही फील्ड जो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की सराउंडिंग में प्रोड्यूस हो रही है वो उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो फील्ड कौन सी प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड, यानी करंट ज़्यादा गुजरने से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी, करंट कम गुजरेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रही है वो वीक होगी। स्ट्रांग मैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंटरेक्ट करेगी दूसरी फील्ड के साथ, तो जाहिर है जितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्ट करवाएगी, उतनी मैकेनिकल फोर्स ज़्यादा होगी, और जितनी फील्ड वीक होगी उतना ही मैकेनिकल फोर्स कम होगी। तो करंट आई की ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि करंट आई के बढ़ने से फील्ड स्ट्रांग होती है, करंट आई कम होगा तो फील्ड वीक हो जाएगी। तो फील्ड के स्ट्रांग होने से मैकेनिकल फोर्स ज़्यादा होगी और फील्ड अगर वीक है तो मैकेनिकल फोर्स कम होगी, इसलिए एफ और आई भी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसके बाद तीसरी टर्म है, तीसरा फैक्टर लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर ज़्यादा होने से भी फील्ड स्ट्रांग होगी, यानी फील्ड का
जो अफेक्टिव एरिया है वो बढ़ जाएगा, कंडक्टर के क्रॉस फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो उस वजह से उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी, फील्ड की फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी, तो फील्ड स्ट्रांग होने का मतलब है मैकेनिकल फोर्स भी बढ़ जाएगी। फोर्थ फैक्टर ये बी, अब ये बी फील्ड है, फील्ड स्ट्रेंथ है, इसको फील्ड स्ट्रेंथ को हम मैग्नेटिक इंडक्शन का नाम भी देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सी मैग्नेटिक फील्ड, पहले जो दो पॉइंट्स हैं उसमें किस मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही थी, जो कंडक्टर में करंट पास करने की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये बी वाली फील्ड कौन सी फील्ड है, जो हमने एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इस पूरे सेटअप में यूज किया है, जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस कंडक्टर को रखा था उसकी फील्ड स्ट्रेंथ की बात हो रही है। तो जाहिर है दोनों में से किसी एक मैग्नेट के भी फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो तो इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी, इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो मैकेनिकल फोर्स भी ज़्यादा एक्ट करेगी। तो इन दोनों केसेस में कौन से मैग्नेटिक फील्ड की मैंने बात की थी, जो करंट के पास करने की वजह से कंडक्टर के क्रॉस प्रोड्यूस हो रही है, और ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, ये वो मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है जिसके फील्ड के अंदर आपने इस कंडक्टर को, इस पूरे सेटअप को प्लेस किया हुआ है। तो इन सबको कंबाइन करें तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा ILB साइन अल्फा के। तो इसको याद रखने के लिए हम बिल साइन अल्फा भी इसको समटाइम्स कह देते हैं, याद रखने के लिए। अच्छा, अब हमें पता है कि प्रोपोर्शनलिटी को जब भी हमने कन्वर्ट करना हो किसमें, इक्वलिटी में, तो प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर भी देखें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया है, के यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, और उस के की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में क्या कंसीडर की जा रही है, 1। तो ये मैकेनिकल फोर्स किसके इक्वल आ गई है, बिल साइन अल्फा के। नीचे उसने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन भी डिस्कस की हुई है। तो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का यूनिट क्या होता है, याद रखिएगा, यूनिट है इसका टेस्ला। तो ये टेस्ला किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर के। 1 टेस्ला किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर के। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर के ये इक्वल होता है। तो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन याद रखना है आपने, टेस्ला है, विच इज इक्वल टू न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर है। अच्छा, अब ये साइन अल्फा जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो चूंकि इसकी मैकेनिकल फोर्स की एक डायरेक्शन है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये क्रॉस है, किसका क्रॉस है, एल और बी का। तो डायरेक्शन है करंट की डायरेक्शन एल और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जैसे मैंने आपको बताया था राइट एंगल पर होनी चाहिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपको पता है हमेशा कौन सी रेशो हम यूज़ करते हैं, साइन रेशो यूज़ की जा सकती है। तो करंट डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, मैकेनिकल फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए एक दो और मेथड भी यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। यहाँ पर एक बुनियादी बात मैं आपको बता दूँ, बुनियादी बात ये है कि अगर कहीं पर डॉट है तो इसका मतलब है टुवर्ड द रीडर, यानी आउट ऑफ द पेज, और जहाँ पर क्रॉस है उसका क्या मतलब होगा, इनटू द पेपर अवे फ्रॉम द रीडर। अच्छा, यहाँ पर एक साइड पर देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन यहाँ से इसी फार्मूले से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का फार्मूला बना दिया गया है। वो क्या है, B इज इक्वल टू F/LI साइन थीटा। तो ये यूनिट कैसे आया, ये यूनिट इसी फार्मूले से आया। फोर्स का यूनिट क्या होता है, देखिए फोर्स का यूनिट है न्यूटन, L क्या है लेंथ पर मीटर, और I क्या है करंट पर एम्पेयर। तो 1 टेस्ला इक्वल होता है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। तो ये आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक